अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बलूचिस्तान में बड़ी तकरीबकारी का वाकया। प्रोग्राम के पहले से में हम लेंगे बलूचिस्तान के तर्जुमान को, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वहां पर जो ऑपरेशन है उसकी तफसीलात क्या है और जरा इस वाकये के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस भी लेंगे। इसके बाद ट्रंप और ईरान फिर आमने सामने हैं। लगता है ऐसे है कि हर हफ्ते के अब अमरीका हमला करने जा रहा है, लेकिन बहरहाल अभी तक बाकायदा हमला हुआ नहीं है। मामला किस नहज पर है, इससे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में गोल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट आ गई है जी। रिपोर्टें तो पहले भी माजी में कई मरतबा आई हैं, अमल दरामद नहीं होता, उस पर फॉलो अप नहीं होता, ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन फिर भी जरा रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। पहले आगाज करते हैं बलूचिस्तान के अंदर आज अफसोसनाक वाकया हुआ। 12 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों ने कोऑर्डिनेटेड हमले किए हैं और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अगर हम उन सोर्सेज को कोट करें, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले नाकाम बनाते हुए 67 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि 10 जवान शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। द खुरासान डायरी के मुताबिक बलूचिस्तान में ये हमले कोयटा, कल्लात, नोशकी, मस्तूंग, गवादर और पसनी में किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताकुब तहाल जारी है। कार्रवाइयों में मजीद दहशतगर्दों की हलाकतें और नुकसानात की भी इत्तलात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में बलूचिस्तान के खिलाफ में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान फितना हिंदुस्तान के 100 से जायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और गवादर में बलोच मजदूर खानदानों पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिनमें 11 मासूम बलोच शहरियों को शहीद किया गया, जिनमें 5 मर्द थे, 3 खवातीन थी और 3 बच्चे शामिल थे। शहीद जो हैं तमाम आम शहरी थे जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जो मजदूरी के लिए गवादर आए थे। बीबीसी के मुताबिक कलदम अस्करियत पसंद गिरोह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। 2 रोज में 70 दहशतगर्द मारे गए हैं और इसके लिए जो मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए हैं, इस हवाले से बलूचिस्तान के जो तर्जुमान है हुकूमत के शाहिदरिंद, उन्होंने एक ट्वीट करके इस अपडेट किया और कहा कि जी जितनी दूर तक इनका पीछा करना पड़ा हम करेंगे। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदरिंद साहब, तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ देंगे, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। शाहिद साहब, आपसे आगाज करती हूं। अभी तक हमारे पास फाइनल इंफॉर्मेशन क्या है ऑपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से? क्या ये मुकम्मल हो चुका है? हलाकतें कितनी हैं, जख्मी कितने हैं, सिविलियंस जो हैं उनको वो कितने हैं जिनको जो जख्मी हैं या जिनकी जानें गई हैं? थैंक यू मारिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले एक छोटी सी क्लियरिफिकेशन, मैं इस वक्त स्पोक्स पर्सन नहीं बल्कि वजीर आला बलूचिस्तान का मुआविन हूँ मीडिया और पॉलिटिकल अफेयर्स पर। और जो आपका सवाल था लेटेस्ट अपडेट के हवाले से, सुबह जैसा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो पहली ट्वीट की थी उसमें वाज़ेह तौर पर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की जो हिदायत थी जिनके तहत मैंने ट्वीट की थी कि आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक हम पीछा करेंगे। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम एक ही कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और इस जो क्लियरेंस ऑपरेशन है उसको लीड कर रहे हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब तक की जो अपडेट्स हैं उसमें 108 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए। 12 मकामात में जो 3 बड़े मकामात थे जिनमें नोशकी, गवादर और कोयटा शामिल थे, जहां पर बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे, उसमें बलूचिस्तान पुलिस और दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके 10 जवान शहीद हुए। और मारिया, जिस तरीके से आज बलूचिस्तान पुलिस ने क्वेटा के रेड जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए लीड किया है, वो जब आने वाले दिनों में जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो चीफ मिनिस्टर वो शवाहिद आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से बलूचिस्तान पुलिस का एक जवान खुदकुश हमलावर की गाड़ी को रोकने के लिए आखिरी लम्हे तक उस पर फायर कर रहा है और उसमें वो कामयाब रहा कि वो रेड जोन के अंदर दाखिल ना हो सके। उसके अलावा जो एक बड़ा नुकसान हमें हुआ है ग्वादर में, जहां पर मजदूर, मासूम, खवातीन और बच्चों तक को जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के ही मुख्तलिफ इलाकों से है, वो ग्वादर में गुज़िश्ता 10-15 सालों से मजदूरी के लिए रह रहे थे और चीख चीख कर उन दहशतगर्दों को ये बता रहे थे कि वो बलोच हैं, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। लेकिन चूंकि पहले दिन से जैसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, ना तो ये कोई हुकूक की जंग है, ना किसी कॉज के लिए, बल्कि ये दहशतगर्द हैं और इन्होंने लोगों को इस तरीके से मारना है। अगर हम मारिया हैरोफ 1 को देखते हैं तो हैरोफ 1 हमें याद होगा, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान से 30 मजदूरों की लाशें मूसा खिल से हमने पंजाब भिजवाई थी।
एरो ऑफ 2 में, जिसे हम एक हद तक कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, फ्रंटियर कोर हो या बलूचिस्तान पुलिस हो, अगर हम कैजुअलिटीज को देखते हैं, सिर्फ एक ग्वादर के वाकये में जहां पर उन्हें कामयाबी भी दहशतगर्दों को, सिविलियंस को निशाना बनाने की, बाकी जगहों पर 108 दहशतगर्द मारे गए और 10 जो जवान हैं बलूचिस्तान पुलिस के और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के, उन्होंने जामे शहादत नोश की है। तो जो रेशो है वो हमें बता रहा है कि किस अंदाज में पाकिस्तान की जो पुलिस है, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो इन दहशतगर्दों का पीछा कर रही हैं और जैसा कि चीफ मिनिस्टर वाजे कर चुके हैं कि इनका बदला लिया जाए। ठीक है, क्विकली ये भी अगर मैं बता दीजिए कि कौन कौन से एरियाज क्लियर हो चुके हैं, किन किन एरियाज के अंदर ऑपरेशन हो रहा है? देखिए, इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस, मैं उन्हें पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन काफी हद तक जिसको कहते हैं वो दहशतगर्दों को खत्म कर लिया गया है। लेकिन चूंकि रात का वक्त है, क्लियरेंस ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए हो सकता है स्लो करना पड़े, क्योंकि क्वेटा समेत कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सर्दी की शिद्दत ज्यादा है। लेकिन आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक ये क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी जिस तरह उसे सुबह से लीड कर रहे हैं, वो उस वक्त तक लीड करेंगे जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। हम प्रोग्राम के जो हमारे दीगर मेहमान हैं उनसे भी बात करते हैं। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, ये जो आज का हमला है, ये हेयर ऑफ 2 जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ये जो पैटर्न है, जरा ये हमें समझने में मदद दीजिए। 12 मुख्तलिफ मकामात को चुना गया, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। क्या ये कोई नया नेक्सस है? क्या ये कोई एक नया इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे आज के जो वाकयात हैं इनको? मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, और शायद रिंस साहब को और टीपू साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, ये कोर्सिव टैक्टिक्स है जी, एक बड़ा स्वैथ उन्होंने दिखाया है, साइकोलॉजिकल डोमेन में वो जाना चाहते हैं ताकि कोर्स कर सके एक तो गवर्नमेंट को, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है इस वक्त जो लीड कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो उनकी, उसको कोर्स किया जाए, पॉपुलेशन को कोर्स किया जाए, फियर्स इंस्टिल करके एक होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की एक सिचुएशन क्रिएट की जाए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं और थोड़ा सा ये प्रोलॉन्ग हो जाता, ये जो आज अटैक्स उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे किए हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, द पीपल रिस्पॉन्डेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और जिस तरीके से अभी शायद रिंस साहब बता रहे हैं एंड बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 103 और अभी कुछ कंपाउंड्स वगैरह क्लियर हो रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये फिगर ऊपर जाएगा एनिमी का जो मारे गए। कुछ एक सुसाइड बॉम्बिंग भी मेरा ख्याल में एक जगह पे हुई है, तो वो और लाशें बढ़ेंगी उसकी। बट एनीवेज कंटिन्यूटी है जी, प्रेशर बिल्ट हो रहा है उनके ऊपर, तो उन्होंने अपना एक लार्जर स्वाद दिखाने की कोशिश की है ताकि वो बता सके कि हम इम्पैक्टिव भी और इफेक्टिव भी है। जो आज मेरे ख्याल में इट इज वो उल्टा साबित हुआ है, दे हैव बीन टेकन डाउन। और आई एम श्योर कि अभी तो कंटिन्यूटी है, इन ऑपरेशंस को शुरू किया हुआ है और इस वक्त भी फॉलो अप हो रहा है, प्लस एरियल मॉनिटरिंग हो रही है और इनको ट्रेस किया जाएगा। ब्लॉकिंग्स अभी पोजीशन लगेगी और लोग पकड़े जाएंगे और ये नंबर ऊपर जाएगा। और अगर पिछले 3 दिनों के ये नंबर्स मिलाए जाएं तो आई थिंक 150 इज अ बिग स्कोर। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो विल एंड डिटर्मिनेशन और जो मोरल इस वक्त नजर आ रहा है, आई थिंक ये अभी उस पर नई रूप फूकेगा हमारे रिस्पॉन्स में। और अब जिनको थोड़े से शक शुबहात है, या जो पोलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से या इकोनॉमिक रीजन की वजह से जिनका इलीगल स्पेक्ट्रम, अभी जैसे देखे ना तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की जो मिलिट्री उन कमांडर्स हैं या कमेंडेंट्स हैं, उनके भी लीडर्स, और प्लस उनके जो माशाल्लाह रिलीजियस सो कॉल्ड रेडिकल लीडर्स हैं, उनके भी जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के अंदर जो इलीगल इकोनॉमी है वो उसको चैलेंज हो गया है ना, तो वो उसको भी गुस्सा उनको है। फिर ऑफ कोर्स इंडियन फैक्टर तो मेजर फैक्टर है, स्ट्रक्चर्ड स्टेट है पूरी। तो आई थिंक इट विल बूस्ट पाकिस्तान रिस्पॉन्स एफर्ट जो है, और इसको अब सीरियस लेना होगा। और अभी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान में प्लीज डिस्करेज ऑल दोज वॉइसेस जो किसी भी डोमेन में, चाहे सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक या मिलिट्री, किसी डोमेन में अगर डिस्कॉर्डेंसी या पास्ट की प्रैक्टिसेस को सामने रखते हो या अपनी पावर में आने के लिए उसके लिए करते हैं, दे मस्ट बी कंडेम्ड। और यही फैसला स्टेट करके बैठी हुई है कि अभी वो जो होता था ना कि जी वो फलां होता तो ये हो जाता, उसके दौर में ये हुआ। और एक और बड़ा जरूरी है हमारी एक चीज, मैपिंग, हम जरूर ये एक एनालिसिस करना चाहिए कि किस किस दौर में ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं ये कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं, क्या वजूहात है पूरी इन्वायरमेंट को, ताकि ये जो है ना फलां होता, ये होता, वो होता,
whatever we have to move forward. ٹھیک ہے ٹیپو صاحب, یہ جو آج کا اٹیک ہے اس کی ٹائمنگ اور اس کو کیا ہم جو پوری گلوبل اس وقت ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں, امریکہ ہے, ایران ہے, نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سے جدا ہو کے دیکھنا ہے یا ان کا کوئی کڑیاں آپس میں جڑ رہی ہیں؟ نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ایران کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ٹرمپ جس طریقے سے یعنی وہ پورا ان کا بلڈ اپ چل رہا ہے, حملے کی تیاری ایک طرف سے ہو رہی ہے اور ایران کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس سے بھی یہ ایک ہے. اور اس میں نیچرلی جب ایران کے خلاف آپ اگر فل فلیج جنگ کی طرف جاتے ہیں, ریجیم چینج کی اگر بات ہوتی ہے تو جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی سپورٹ بڑی وائٹل ہوگی امریکہ کے لیے بھی. تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی یعنی ڈومیسٹک فرنٹ پہ اگر ہم دیکھیں کہ جو آج کا حملہ ہے جس طریقے سے ہوا ہے تو یہ ایک پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں, یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. ہیرو آف ون کی جو بات تو وہ اگست 2024 میں اسی طرح کا ایک حملہ تھا جس میں پھر عام سویلین بھی مارے گئے تھے بسوں سے اتار کے. اور اس کے علاوہ بھی تقریباً ہر مہینے جو بلوچستان سے رپورٹس آتی ہیں کہ اس میں وہ کسی ڈسٹرکٹ سینٹرز میں گھس جاتے ہیں, 1-2 گھنٹوں کے لیے وہ پیرالائز کر کے وہاں پہ آگ وغیرہ لگا کے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں. تو ایک چیز ایڈمٹ کرنی چاہیے اور اسے سیکھنا چاہیے کہ آج جو تھا ایک سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلئر تھا, یعنی کوئٹہ میں ریڈ زون کے قریب جانا اور باقی جو ڈسٹرکٹ سینٹرز ہے وہاں پہ جا کے وہ ڈی سی کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں. تو ان حوالے اس پہ بھی میرے خیال میں کام ہونا چاہیے کہ باقی جو آپ کے یعنی جو دشمن ممالک ہے یا ہوسٹائل ایجنسیز ہے وہ تو ضرور ایکسپلائٹ کرے گی آپ کی انٹرنل جو فلاز ہیں, جو فالٹ لائنز ہیں, لیکن ڈومیسٹک جو سیکیورٹی ہے آپ کی ان کے حوالے سے بھی کام کرنا ہوگا. اس میں مجھے فلاز نظر آ رہی ہے. ٹریڈیشنل اپروچ ابھی تک اپنایا جا رہا ہے, جبکہ دوسری طرف جو ملیٹنٹ تھریٹ ہے چاہے وہ پاکستانی طالبان اور خیبر پختونخوا میں یا جو بلوچ ہیں بلوچستان میں, تو ان کی طرف سے یعنی بہت ریپڈلی ایوالونگ اسٹریٹجی سامنے نظر آ رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس فرنٹ پہ کام اور بھی ہونا چاہیے. شاہد رند صاحب, تھوڑی سی ہماری انفارمیشن میں اور اضافہ کیجیے, جو وہاں پر کون کون سی ایسی عمارتیں ہیں جن کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اور کیونکہ جو مختلف ڈس انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس ڈس انفارمیشن کو, مس انفارمیشن کو حکومت اس خلا کو تب پورا کرے گی جب وہ آگے بڑھ کے اس سے زیادہ انفارمیشن دے, کریکٹ انفارمیشن دے. سو آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے امیجز ہیں جہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کچھ بلڈنگز کو آگ لگائی گئی ہے, کچھ علاقوں کے اندر بہت تباہی کی گئی ہے. تو اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں اس ڈس انفارمیشن کو؟ ماریا تھینک یو. ڈس انفارمیشن پھیلانے والے کو کسی چیک کی ضرورت نہیں ہوتی. گورنمنٹ کو انفارمیشن شیئر کرتے ہوئے کئی چیکس کی ضرورت ہوتی ہے. آج جب انہوں نے ریڈ زون کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو ایک رہائش گاہ ہے سینئر بیوروکریٹ کی, اس کو اس گاڑی نے ہٹ کیا اور اس میں بلوچستان پولیس کا جو جوان تھا وہ آخری وقت تک اس گاڑی پر فائرنگ کرتا رہا تاکہ وہ ریڈ زون کی طرف نہ آ سکے, اور اس میں وہ جوان کامیاب رہا. اس کے علاوہ نوشکی میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو کسی حد تک انہوں نے نشانہ بنایا اور اس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور کوئٹہ کے سراؤنڈنگ میں, کوئٹہ کے آؤٹسکرٹس میں ایک تھانہ ہے پولیس کا, اس کے قریب جو پولیس کی گاڑیاں جو پورے شہر سے تحویل میں لیتی ہے وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں, وہاں پر نظارت میں جو کھڑی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. لیکن جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہوگا, کلیئرنس آپریشن کمپلیٹ ہوگا, تو اس کے بعد ساری وہ تفصیل میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو کہ نقصانات کی ہے, اور وہ کہانی بھی شیئر کی جائے گی جو کہ بلوچستان پولیس اور فرنٹیئر فورس بلوچستان یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے جوانوں نے کس طریقے سے ان 12 مقامات پر دلیری سے ان دہشت گردوں کا سامنا کیا, جس کے نتیجے میں 10 جو بلوچستان پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان ہیں انہوں نے جام شہادت بھی نوش کی, اور جو سویلین کیجویلٹی ہے اسے کم سے کم رکھنے میں کامیاب رہے. ماں سوائے گوادر کا واقعہ جہاں پر معصوم مزدوروں, ان کی فیملیز کو, خواتین اور بچوں کو ان دہشت گردوں نے نشانہ بنایا. اس کے علاوہ اوور آل جو مؤثر رسپانس تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وہ سب کو نظر آیا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ جو میں نے اسٹریٹجک ٹائمنگ اور اسٹریٹجک جو اس وقت ماحول ہے پوری دنیا کا تبدیل ہو رہا ہے, یہ سوال میں نے ٹیپو صاحب سے بھی پوچھا, یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ واقعہ ہے یا اس کے تانے بانے اوور آل جو ایوالونگ سچویشن ہے دنیا کی اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ ماریا جی, جو افغانستان سے اور انڈیا کے کولیبریشن کے ساتھ پاکستان کے اوپر اپلیکیشن اور یہ کوئی ایک انسیڈنٹ آف وائلنس نہیں ہے, اٹس ناٹ این انڈیپینڈنٹ انسیڈنٹ, یہ پورا اسٹرکچرڈ اپلیکیشن ہے اور یہ وار لائک اپلیکیشن ہے. اور وار کے جو پرپزز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ لارجر ہوتے ہیں. جس انوائرمنٹ کی ابھی آپ بات کریے, دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ میننگ فل ہو رہا ہے جی, ریجنل کنٹریز کے بیچ میں بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی. آپ دیکھ رہے ہیں غزہ سے جڑی ہوئی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلقات کو دیکھ رہے ہیں.
इस वक्त फियर्स इस्टेब्लिश हुए हैं इंडिया के अंदर, तो खास तौर पे फियर्स इस्टेब्लिश हुए हैं कि जिस तरीके से बोर्ड ऑफ पीस वगैरह बना है, इससे हो सकता है कश्मीर को इसके अंदर ले आया जाए। जिस तरीके से तुर्किया पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है, सऊदी अरेबिया का भी जुड़ा है, और जो मिडिल ईस्ट के और अरब कंट्रीज के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा लो किया जाए और ये इंप्रेशन दिया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो अपनी स्ट्रेटेजिक या अपनी जो डिफेंसिव सलाहियतों को बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलके, तो वो क्या उनको शो करना चाहते हैं कि हु कांट डिफेंड देमसेल्व्स, तो ये आपको क्या डिफेंड करेंगे, अंडरमाइन करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि ऑपरेशन मार्के हक ने एम्बेरसमेंट की है इंडियन मिलिट्री की, विच इज द बिगेस्ट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कमांडर, जो पाकिस्तान ने अचीव किया। उनकी जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेज थे या जो मिलिट्री एप्लीकेशन थी वो इंडिया की आवाम की नजरों में गिरी हुई है जी। तो यही एम्बेरसमेंट पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को करना चाह रहे हैं। आप देखिए ना, आज हमारे जो शहादतें हैं, ये तकरीबन 10-11 जो शहादतें, ये सारी FC की है, विच इज फ्रंटियर कोर की शहादतें हैं। तो अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा है तो अभी तो मिलिट्री माइट पूरी यूज भी नहीं हुई, और अभी आप देखिएगा फॉलो अप पे जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री को भी एम्बेरस करना चाहते हैं, अंडरमाइन करना चाहता है, ताकि रीजनल स्ट्रक्चर्स में पाकिस्तान कोई मकाम ना हासिल कर ले, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में कोई मकाम हासिल न कर ले, जिस तरीके से वो एम्बेरस हुए। तो उसके भी लिंकेजेस इसके साथ है। एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इज गोइंग टू बी द गेम ऑफ द फ्यूचर जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ी ताकतें भी इन्हीं को यूज कर रही है, मिडिल पावर्स भी इन्हीं को यूज कर रही है, और इंडिया को तो ये अच्छा चीप वॉर मिल गई है। अभी $109 बिलियन में से आप देखिएगा कि ह्यूज चंक जो है वो इन्हीं की तरफ जाएगा जी। तो उससे बिल्कुल लिंकेजेस हैं रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, और जो रीसेट हो रहा है उसमें पाकिस्तान को वो एक वीक स्टेट के तौर पे, एक वीक मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो विक्ट्रीज ली हैं, जो रिस्पॉन्सेज ने किए हैं, वो ऑफ कोर्स स्टेट के रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन उसको जब मिलिट्री को या सिक्योरिटी फोर्सेज को ये अंडरमाइन करेंगे तो उस पे फिर ये फर्दर अपना बिल्ड कर सकते हैं। मैं टीपू साहब की तरफ आगे बढ़ती हूँ, लेकिन शायद रिंस साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कोई? जी मारिया, एक छोटी सी करेक्शन, जनरल साहब ने कहा कि जो जामे शहादत नोश किए वो सारे फ्रंटियर कोर के हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के हैं, बलूचिस्तान पुलिस और फ्रंटियर कोर का इसमें कोई एक आधा जवान है, कुछ असास इदारों के लोग हैं। चूंकि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था और इसका वेल कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स जो था वो न सिर्फ पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, फ्रंटियर कोर और जो हसास इदारे हैं वो भी शामिल थे, और तमाम फोर्सेज एक जगह पर थी। लेकिन किसी जो है ना, इस वक्त जो कैजुअलिटीज हैं, जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद उसकी तफसील हम मुकम्मल तौर पे आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो मेजर कैजुअलिटीज हैं वो बलूचिस्तान पुलिस की। ठीक है, चले ये मामला ठीक हो गए। टीपू साहब, वो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, तो ये जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस चल रही हैं, इसमें BLA के जो हेड है, कमांडर, वो दंदनाते फिर रहे हैं एक होंडा CD के ऊपर, उस वीडियो की क्या ऑथेंटिसिटी है? अच्छा, पहली दफा जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा कि पाकिस्तानी तालिबान का कोई कमांडर है या अफगान तालिबान का। उसकी बड़ी दाढ़ी, उसके लंबे बाल, ट्रेडिशनली वो ऐसे नहीं होते, वो मजहबी रुझान नहीं रखते। बशीर ज़ैब की पहले दाढ़ी नहीं थी, और दूसरा ये कि वो उसकी वीडियो उन्होंने रिलीज की, और वो मुझे नहीं लग रहा कि आज की वीडियो है, वो उन्होंने पहले रिकॉर्ड की होगी अभी सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। तो उसमें वो कहता है कि यानी बड़ी सिनेमेटोग्राफी है उसमें, लग रहा है कि मेगा कैमरा हायर किया गया है, लग रहा है पूरे 3-4 एंगल से वो वीडियो बनाई गई है। वो तो है, जो मिलिटेंट ग्रुप है इनका जो प्रोपेगेंडा फ्रंट है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। आप अगर TTP के वीडियोस वगैरह देख लें, इनके वीडियोस देख लें, या जो बाकी हैं इवन अफगान तालिबान के, तो बड़े वो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की उनकी प्रोडक्शन होती है। तो वो तो प्रोपेगेंडा। आज का जो हमला है उसमें एक और चीज है कि एक तो ऑपरेशनल लेवल पे तो बिल्कुल इनको मार पड़ी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में गुरिल्ला फोर्स जब ओपन में आती है तो और रेगुलर आर्मी के साथ तो वो मारी जाती है। लेकिन उनका जो मेजर मुझे ऑब्जेक्टिव लग रहा था कि वो प्रोपेगेंडा फ्रंट पे, कि वो लोग जो उनके सिंपैथाइजर है जो अभी तक उनमें शामिल नहीं हुए, उनको यानी मोटिवेट, इंस्पायर करने के लिए कि देखो हम कर सकते हैं, इस तरह के जो विजुअल वो चीजें गई हैं। और इंटरनेशनल मीडिया में भी उनको जिस तरीके से वो चीजें हाईलाइट हुई हैं, तो ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था जिनकी हासिल करने की उन्होंने कोशिश की। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। तो अमेरिका और ट्रंप के दरमियान हम देख रहे हैं, ईरान के दरमियान हम देख रहे हैं आंख मचोली है। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से संजीदगी से सोच रहा है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ईरान के हवाले से अपने रेटरिक को कभी बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा ठहराव आता है। गुज़श्ता 3 दिनों से दोबारा बार बार ईरान को प्रेसिडेंट ट्रंप के रजीम की जानिब से धमकियां मुसलसल दी जा रही हैं। कल रात भी आखिरी मरतबा कहा गया कि ईरान जो है वो मुआहिदा करे वरना हम इनको देख लेंगे। वो जो 3 मुख्तलिफ मौकों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकी लगाई, आपको वो सुनवाते हैं।
large armada, flotilla, call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. Very big, very powerful ship sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. Well, I told him two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. इन धमकियों का जो शुरुआत है वो हुई जब 28 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले ये जो बड़ा बहरी जहाज वो भेज रहे हैं उसको भेजे जाने की अनाउंसमेंट की और उसके बाद मुख्तलिफ मौकों पर उनसे सवाल भी पूछा गया और उन्होंने कहा कि जी ये बहुत बड़ा जहाज है, ये बहुत बड़ा एक फ्लीट है जो कि जा रहा है और ये वहां पहुंचने से पहले अगर ये डील कर लेता है ईरान तो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इसको इस्तेमाल करने का वक्त आए, लेकिन वक्त जो है वो हाथों से निकलता जा रहा है। ईरानी अकाउंट से, ईरानी ऑफिशियल अकाउंट से जो मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा है खासतौर पे, उससे सख्त जवाब आया और उन्होंने याद दिलाया अमेरिका को कि आखिरी मरतबा जब अफगानिस्तान और इराक में जंगें हुई थी तो $7 ट्रिलियन का अमेरिका को नुकसान हुआ था, 7,000 से ज्यादा अमरीकी जाने गई थी। ईरान तैयार है मुआहदे करने के लिए, ईरान तैयार है बात करने के लिए, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट के बेसिस पे वो करना चाहता है। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा उकसाया गया या हम पे हमला किया गया तो फिर हम भी जवाब देने का अपना हक है वो रखते हैं। इसके बाद ईरान ने अपना हर्मज पर अपनी नेवल जो दस्ता है उसके साथ ड्रिल्स भी करना शुरू कर दी हैं, मशकें भी करना शुरू कर दी हैं। इस पे अमरीकी सेंटकॉम ने सख्त रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा कि पासदारान इनकलाब को वार्निंग हम जारी करते हैं कि वो किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे और आइंदा होने वाली फौजी मशकों के दौरान कोई भी बेजाब्ता कदम ना उठाए। सेंटकॉम का कहना है कि पासदारान इनकलाब को अपने बहरी मशकों को पेशा वराना, महफूज और बैन अल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक की आजादी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अंजाम देना चाहिए। सेंटकॉम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमरीकी फौज अपने एहलकारों, जहाजों और तैयारों की सलामती को यकीनी बनाएगी और किसी भी खतरनाक अमल का सख्त रद्द अमल दे सकती है। CNN दूसरी तरफ ये दावा करता है कि ट्रंप ईरान पर नए फिजाई हमलों पर गौर कर रहे हैं और अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी ट्रंप खामोश सिफारती राब्तों के नतीजा खेज साबित न होने के बाद ईरान पर नए अमरीकी फिजाई हमलों पर गौर कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान ओमानी सालसों के जरिए ट्रंप के मशरक़ वस्ता अमूर के जो मुशीर हैं स्टीव विटकॉफ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ और एक मुमकिन मुलाकात पर मुख्तसर बात भी हुई जो आखिरकार ना हो सकी। CNN के मुताबिक मुमकिन अहदाफ में ईरानी रहनुमा है, मुजाहिरीन के कत्ल से मुंसलिक सिक्योरिटी एहलकार, जौहरी तनसीबात और सरकारी इदारे शामिल हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि ईरान अपनी जौहरी तनसीबात को मजीद गहराई में दोबारा तामीर कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआइनों में रुकावट डाल रहा है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के वसीतर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जिनमें जौहरी और मिसाइल तनसीबात पर हमले और मुल्क के अंदर मुमकिन छापे शामिल हैं। ये मंसूबे उन इब्तदाई तजावीज़ से कहीं आगे हैं जो ईरान में हालिया एहतजाजी मुजाहरों से जुड़ी थी जिन्हें अब कुचल दिया गया है। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक अमरीकी हुकाम के जराये का कहना है कि सदर ट्रंप के सामने कई अहम ऑप्शंस रखे जा चुके हैं जिन पर वो हतमी फैसला करेंगे। जराये के मुताबिक ट्रंप और उनकी टीम ने इस इम्कान पर भी गौर किया है कि फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी देकर ईरान से सिफारती रियायतें हासिल की जाएं। दूसरी तरफ बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरदाई का कहना है कि ईरान पर हमलों की धमकियां इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं। अल बरदाई ने कहा कि यकतरफा धमकियां ऐसे वक्त में दी जा रही हैं जब ईरान की जानिब से कोई वाज़ेह या मौजूद खतरा नजर नहीं आ रहा और ये सूरत हाल बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जो ईरानी आर्मी चीफ हैं अमीर हातमी, उन्होंने भी कहा कि किसी भी अमरीकी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ की जानिब से ये अब जवाब दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ट्रंप जो है उनको से जब अक्टूबर 2024 में पूछा गया था कि क्या ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाना चाहिए है, क्या कोई अमेरिका का किरदार होना चाहिए है, इसके जवाब में उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा था, जरा सुनिए। Are you okay with the same administration and way of governing stays? We can't get totally involved in all that. You know, I mean, right. we can't run ourselves.
تو ایسی کیا تبدیلی آ گئی چند ہی سالوں میں کہ جب خاص طور پہ اپنی الیکشن کیمپین میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں انوالو ہونا چاہیے, ہم تو اپنا ملک نہیں چلا پا رہے, اب ایران پہ حملوں تک کی بات, اس اقدام تک وہ آ گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت یورپی یونین امریکہ کے ساتھ اس ایشو کے اوپر ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہے, حالانکہ امریکہ خود ان کی خود مختاری کو بار بار چیلنج کر رہا ہے اور بار بار ان کو خود اکسا رہا ہے, جس کے جواب میں ایرانی جو قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ہیں ان کا رد عمل بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد جو ہمیں قرار دے رہے ہیں, ان کی افواج کو ہم دہشت گرد تنظیمیں سمجھتے ہیں, یہ ہمیں کیا دہشت گرد سمجھتے ہیں. ابھی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ ترکیہ ایران جو ہے وہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میڈیشن ہے اس کے لیے فی الحال وہ تیار ہیں. ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے, آج کے دن بھی امریکہ کے اندر ایپسٹین فائلز کی بہت بڑی تعداد میں ان کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے. یعنی کہ ابھی اس میں کوئی بات چھپی رہ نہیں گئی ہے کہ یہ ایز اے لیوریج استعمال کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف, اور اب آہستہ آہستہ جب یہ فائلز ریلیز ہوتی ہیں پریشر بڑھانے کے لیے کی جاتی ہیں, یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے جان حسین, ایرانی صحافی ہیں, ایران کے اندر سے مشکل وقت میں بھی رپورٹنگ کرتے ہیں. جو پوری ڈیولپمنٹ ہے اس پہ پہلے میں جان آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو امریکی دھمکیاں ہیں اس کے حوالے سے رجیم کا جو رسپانس میں نے پڑھ تو دیا, لیکن اوور آل کیا سینٹیمنٹ ہے, ان دھمکیوں کو کتنا سیریسلی لے رہے ہیں, وہ جو بحری بیڑا آ رہا ہے اس کے جواب میں تیاری کیسی ہے؟ تھینک یو سو مچ مس ماریا فار ہیونگ می. فرسٹ آف آل دیکھیں, ایرانی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ فرسٹ آف آل پریزیڈنٹ ٹرمپ خود سے فیصلہ نہیں کر رہے, یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ صرف دو گروپس ہیں جس کے انٹرسٹ میں ہے ایران کے اوپر کوئی بھی اٹیک. فرسٹ وہ ایپیک لابی اور ایڈلسن لابی ہے جو ٹرمپ کو بار بار پریشان کرتی ہے, کہتی ہے, اور آپ نے ایپسٹین فائل کا ذکر بھی کیا, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹس کیا ہوگا, ڈیل بھی ہو گئی ہے ویپن سیلز کی, کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو یہ ایک گروپ ہے جو پریشرائز کر رہا ہے ٹرمپ صاحب کو. دوسرا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جس میں لاکہیڈ مارٹن, بوئنگ, انکلوڈنگ ٹیکنالوجی کمپنیز سچ ایز پیلنٹیئر شامل ہیں, یہ پریشرائز کر رہی ہیں ٹرمپ کو فیصلہ لینے کے لیے, جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس خود نہیں چاہتا حملہ کرنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹمنٹس اتنے انفلیمیٹری اور اتنی دیر سے ٹرمپ صاحب نے دیے ہیں. 4 جنوری سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, آپ پروٹیسٹ کے لیے نکلیں, اور ہر چیز ٹرائی کر لی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے, انکلوڈنگ اساسینیٹنگ دا لیڈرشپ ڈیورنگ دا 12 day war, انکلوڈنگ انسائٹنگ پروٹیسٹ ان ایران, اور کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی ہے ایرانی کوٹ ان کوٹ ریجیم چینج کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریجنل سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کنٹریز بھی پریشان ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایران اپنا سوورن رائٹ یوز کرے گا انڈر آرٹیکل 2 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر. تو ظاہر سی بات ہے ایرانی اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اٹیک نہیں کرے گا. ہاؤ ایور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے نیگوسیشنز کے لیے بھی اوپن رکھا ہوا ہے, کہا ہوا ہے کہ گن کے تھریٹ کے اندر یا جنگ کے ماحول کے اندر نیگوسیشن نہیں ہوتی, نیگوسیشن ہوتی ہے میوچل ریسپیکٹ کی اور ایکویٹیبل بیسس پہ. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایران نے تیاری کر لی ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی مس کیلکولیشن یا کوئی غلطی ہوتی ہے جنگی تو ایران اس کے اوپر پرشدید رسپانس دے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ عمان کے اندر ابھی تک اسٹریٹ آف ہرموز میں نہیں آیا یہ جو کیریئر کی فلیٹ ہے, وہ عمان کے ماؤنٹینز کے پیچھے والی ریجن میں کھڑی ہوئی, اور ایران اپنی ملٹری ڈرلز جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہا ہے. سو obviously ایرانینز آر دے آر ناٹ بلیونگ, کوئی یقین نہیں رکھ رہا ان نیگوسیشن کی باتوں پہ, کیونکہ 12 دن کی جنگ سے پہلے نیگوسیشن باتیں ہو رہی تھی اور اٹیک ایک دم سے ہو گیا. تو دونوں سچویشن میں ایران نے کہا کہ ہم تیار ہیں, اینڈ فیکٹ مجھے تو یہ بھی بتایا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے سمبولک اسٹرائکس کی ریکویسٹ ہوئی ہے کہ بھائی ہم آپ کے اوپر ایک اٹیک کر دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر اٹیک کر دیں اینڈ وی کین کلوز دا ڈیل. بٹ ایران نے اس کو بھی ریفیوز کر دیا اور کہا ہے کہ کوئی بھی اٹیک ہوگا تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ این آل آؤٹ وار اگینسٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس. سو دس از دا سچویشن ہیئر. جی ڈاکٹر عادل نجم صاحب, امریکہ کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے؟ کیا آپ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ابھی تک ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی ایران پہ حملہ کرنے میں, وہ ان کا ہاتھ فورس کیا جا رہا ہے, یا کیونکہ ان کا تو پہلے بڑا کلیئر ویژن ہے اس کے اوپر کہ بھائی نہیں ہم نے ایران میں نہیں جانا, کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ اٹیک جو ہے یہ انیویٹیبل ہے؟ میرے خیال میں انیویٹیبل تو نہ تھا نہ ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہو نہیں سکتا. ہم بات کر رہے ہیں اس کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے جان نے بھی کہا, دیکھیں ہم کتنے ہفتوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ہونا آیا 10 منٹ جو جی 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 رائٹ, ایک دم وہ جو ہے نا کہ بس ابھی ہونے والا ہے یار, اس سے جلدی جلدی بات کر لیں تاکہ ہم اسے پہلے کر لیں. بٹ یہ جو ہے یہ وہ نئی سیاست ہے جس میں ہم ہیں. میرے خیال میں انیویٹیبل بالکل نہیں ہے. نہ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ آرگومنٹ تو بالکل صحیح ہے کہ صرف جو انٹرسٹ ہے اس میں اگر کسی کا ہے, پتہ نہیں ملٹری انڈسٹریل کا ہے یا نہیں ہے, لیکن اسرائیل کا نیتنیاہو کا ہے, بیسکلی ہے. لیکن ٹرمپ کو ایز سچ فورس بھی نہیں کیا جا سکتا ایکسپٹ ہز اون ایگو.
جو ہم نے وینزویلا میں بھی دیکھا وغیرہ بھی دیکھا ہے. میں بڑی ایک انٹرسٹنگ، ابھی جب آپ اپنا افتتاحیہ کر رہی تھی تو مجھے اپنا بھی خیال آیا کہ جب میں بھی بات کرتا ہوں اور آپ کا پورا جو افتتاحیہ تھا اس میں کہا کہ جی ٹرمپ نے یہ کیا، ایران نے یہ کیا، ٹرمپ نے یہ کیا، ایران نے یہ کیا. ہم سارے جب بات کرتے ہیں تو ٹرمپ کو پرسنلائز کر کے کرتے ہیں جیسے کرنی چاہیے، بیکاز ہی ہیز ٹرنڈ اٹ لائک دیٹ رادر دین کہ جی امریکہ نے یہ کیا. اگر یہ امریکن پالیسی ہوتی نا تو دین ہمیں پتا ہے کہ گیم کے قواعد کیا ہیں، ہمیں پتا ہے کہ پھر جو ہے اگر جنگ ہونی تھی تو 2 ہفتے پہلے ہو چکی ہوتی. کیونکہ یہ جو پالیسی ہے یہ اب ایک امپیریل انداز میں پرسنلائز ہو چکی ہے، اسی لیے دنیا کو تشویش ہے، ڈر ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی چیز امریکہ میں ہو سکتی ہے، ایپسٹائن کی فائل کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کسی اور ملانیہ کی مووی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور یہ ہم نے اب بار بار دیکھا ہے. اگر آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں تو اگر ہم ہمارے ریجن میں بیٹھے ہیں، جیسے جان بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، تو ایران جو ہے وہ محور لگتا ہے دنیا کا. اگر اس وقت آپ یورپ میں ہیں تو لگتا ہے کہ یار گرین لینڈ اور جو یو ایس ای یو کی ریلیشن شپ ہے ٹرانس اٹلانٹک، اس میں دنیا جو ہے وہ ساری بکھرنے والی ہے. اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہو تو لگتا ہے کہ ایپسٹین فائل سے بڑی چیز وہ ہے جو منیسوٹا میں ہو رہی ہے، جی آئس جو ہے، جو ہاں جی نہیں ایک خانہ جنگی ہے نا کہ امریکن کو جو ہے وہ امریکن حکومت کے خلاف اتنے بڑے مظاہرے ہیں جتنے ایران میں ہو رہے ہیں. سو امریکہ ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے نا. خانہ جنگی سے میری مراد عام نہیں ہے، میری مراد یہ اتنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے کہ ہمیں اپنی ڈویژنز بھول جاتی ہیں. کہنے کا اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے ان اے وے ٹرمپ کی سکسیس یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو پرسنلائز کر دیا ہے آن ہز ومز. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ جو سب سے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں جو اس سے علاوہ ہیں یا اس کی وجہ سے ہیں. جس طرح دنیا کا ٹریڈ نقشہ بڑھ رہا ہے. اگر آپ یہ ایران کی بات میں بھی دیکھیں تو دا بگیسٹ وری فار مینی ان دا ورلڈ از کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کا کیا ہوگا. ہوا یہ بھی ہے نا کہ اب ایک ایسکلیشن گیم اوپر گئی ہے. جہاں تک ملٹری پاور کی بات ہے اس میں تو کوئی میچ ہے ہی نہیں، لیکن وہ میچ 6 مہینے پہلے بھی نہیں تھا، وہ تو 8 مہینے پہلے بھی نہیں تھا، وہ تو اسرائیل نے جب بھیجے میزائل تب بھی نہیں تھے. لیکن واٹ ایران ہیز ڈیمونسٹریٹڈ از ون ریزیلینس، رائٹ. چاہے وہ مظاہروں کی ریزیلینس ہو، چاہے وہ لیڈرشپ ریموو ہونے کی ریزیلینس ہو، ایک اور آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ جنگ جیت سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جنگ ہارنے کے وقت بھی اتنا نقصان دے سکتا ہے. اور اب جنگ یہ اب ہو گئی ہے کہ ایک تو جو ایران نے ظاہر کر دیا ہے کہ جناب اگر مجھ پہ کچھ ہوگا تو میں ایران یو ایس کے جتنے بھی حمایتی ہیں خصوصاً اس علاقے، چاہے وہ چاہے وہ، میں ان کو بھی ہدف مانوں گا، رائٹ. اس سے پینک ہو جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو ہرموز کا ہے، ایک مجھے صرف آخری بات کرنے دیں اینڈ دین آئی اسٹاپ. یہ جو ہے نا بیڑے والی جو باتیں ہیں اس کے بھی ملٹیپل چیزیں ہیں. ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو پوری ایک بحری فورٹ جو ہے نا، ایک قلعہ ایک طرح سے ہے شپ پہ جو وہاں پہنچ گئے. لیکن یہ سگنلنگ صرف ایران کے لیے نہیں ہے، ٹھیک بات ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے نا. آپ کو مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگ پریڈیں کرتے ہیں، کچھ لوگ پریس ریلیز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا بیڑا بھیج دیتے ہیں باقی دنیا کو بتانے کو کہ یار میری ذرا عزت کرو کہ میرے پاس ہے. سو دیر از مینی تھنگس ہیپننگ. یہ مداریوں کی طرح جو ہوتا ہے نا، جو بھی مداری ہوتا ہے اس کا بہت ٹرکس ہوتے ہیں. ہاں اس کے پاس اتنے بہت ٹرکس ہوتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے کس وقت لے گا. جان یہ بیچ میں جو یہ سلسلہ تھا کہ جی میڈیشن کریں گے، کچھ سفارتی حل نکالنے کی کوشش کریں گے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ترکیہ اس کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کرے گا. یہ جو بریک ڈاؤن کہاں ہوا ان سفارتی کوششوں کا؟ دیکھیں بریک ڈاؤن صرف اسی چیز پہ ہوا کہ نیگوسیشن کین ناٹ بی ڈن انڈر تھریٹ. مطلب گن رکھے نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، اور یہ معاملہ ایران تک رکے گا نہیں. یہ معاملہ آگے اگر کل کو اسرائیل امریکہ کو کہے کہ جی آپ پاکستان کے جو جو اس کا سی ہے اس کو بلاک کر دیں تو ریجن کے اوپر بالکل امپیکٹ آئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان تھریٹ کے اندر اپنا نیوکلیر ویپنز پروگرام ختم کر دے یا ڈیمانڈز کو مان لے. کوسچن آف سوورنٹی اینڈ سروائیول فار ایران تو بالکل یہاں پہ سیریسلی لیا ہوا ہے. اور جو چیزیں نیگوسیشن کے اندر بریک ڈاؤن کی ہیں اس پہ ایران نے کہا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں مس ماریا کہ نیگوسیشن سے پہلے بھی جو ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے ڈیمانڈز کے اوپر وہ چینج ہوا ہے. پہلے وہ 4 نکات پہ تھے، اب لاسٹ جو 2 دن پہلے کی ان کی رات کی بات ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی اب آپ پروٹیسٹرز کو نہ ماریں اور آپ نیوکلیر پروگرام ختم کر دیں. وہ آلریڈی کہہ رہے تھے کہ ہم نے نیوکلیر پروگرام تو خود ہی ختم کر دیا ہے. تو ایران پوچھ رہا ہے بھائی کون سا نیوکلیر پروگرام فرسٹ آف آل. سیکنڈلی آن دا ایشو آف آل آف دیز ادر اینسلری تھنگس کہ بیلسٹک پروگرام اپنا ختم کر دیں، ریزسٹنس کو سپورٹ کرنا بند کر دیں. تو ایران کو خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ اف یو آر آسکنگ فار اے فنگر
finger, then there is threat that you will take the entire hand. और जाहिर सी बात है यहाँ पे चीज रुकेगी नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा. तो ईरान का मुतालबा ये है कि जो भी नेगोशिएशन हो वो इक्विटेबल बेसिस पे हो, और ब्रेक डाउन ही इसी एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर हुई है कि अमेरिका फोर्स करना चाह रहा है, एंड फोर्स इज नॉट एन ऑप्शन फॉर ईरान. देन दे विल डू द वॉर अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स एंड दे विल डू द नेगोशिएशंस अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स. लेकिन अपने आधा जुमला मुझे इजाजत नहीं, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी कि ईरान के पास डॉक्टर साहब क्या लेवरेज है कि वो अपनी शराइत पे नेगोशिएशंस करें. एक तरफ तो बेतहाशा ताकत है और बड़ी अनचेक्ड ताकत है जिसका कोई चैलेंजर नहीं है, और दूसरी तरफ ईरान अपनी टर्म्स की बात करते, तो ये कैसे होगा? देखिए, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट सवाल, बिकॉज उसी मैं जॉन की बात को नॉट डिसएग्रीइंग, लेकिन दो चीजें मैं सिर्फ उसको एलैबोरेट करने को कहूंगा. एक ये कि आई डू नॉट थिंक, चाहे आप कहें जो मर्जी, देखें नाराबाजी इस वक्त, आई डू नॉट बिलीव एनीथिंग जो या तेहरान से आती है या डोनाल्ड ट्रंप से आती है. क्योंकि आप एक जंग की हालत में ना, मैं ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा मैं, आप जब इस किस्म की हालत में होते हैं तो फिर आप बढ़के ही मारते हैं ना, ये बड़कों की सियासत, और दैट इज राइट, ऐसे ही होना चाहिए. लेकिन यूएस का इंटरेस्ट जो है, या इवन इजराइल का इंटरेस्ट जो है, मेरे ख्याल में वो बैलिस्टिक्स प्रोग्राम में कहीं ज्यादा है देन न्यूक्लियर. न्यूक्लियर की बात इसलिए होती है कि उससे आपको एकदम एक तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन असली जो गेम है, वो थ्रेट जो है वो बैलिस्टिक प्रोग्राम की है, क्योंकि उससे कम से कम जो ईरान है वो नुकसान देता है. दूसरा और अहम चीज ये कि मेरे ख्याल में नेगोशिएशन स्टॉल नहीं हुई है. मैं डिसएग्री नहीं कर रहा जॉन से, आई थिंक उनका एनालिसिस वाज वेरी राइट. मैं ये कह रहा हूँ व्हाट इज हैपनिंग इज नेगोशिएशन बाय अदर मीन्स. देखो ना, कई बार नेगोशिएशन में आप कहते हैं मेरा प्रपोजल ये है, और कई बार नेगोशिएशन में आप बहरी बेड़ा भेज देते हैं. सो ये नेगोशिएशन ही है. डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सारी जिंदगी जो है वो एक तरह से उनकी ये नेगोशिएशन है, और थ्रेट की नेगोशिएशन, बढ़त की नेगोशिएशन. मेरे ख्याल में ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ दैट. जो आपका सवाल लेवरेज क्या है, गरीब आदमी के पास लेवरेज नहीं होती, गरीब आदमी के पास मजबूरी होती है. गरीब मुल्कों के पास भी, या कमजोर मुल्कों के, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे छोटा बड़े से लड़ता है, उसके पास लेवरेज नहीं हुआ करती, उसके पास मजबूरी होती है. मसला फिर ये होता है कि उस मजबूरी में वो क्या कर देगा, कि जब आप उसे कॉर्नर कर देंगे, ऐसा नहीं है कि ईरान जीत जाएगा, लेकिन यहां जब बार बार एक ये बड़ा मुल्क है, 5000 साल की सिविलाइजेशन है, एक पॉपुलेशन है जो बड़ी नेशनलिस्टिक है, एक रिजीम है जो बड़ी रेजिलियंट है, बहुत सारी चीजें ना यहाँ. व्हाट इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इज कि जब आप उसे कोने से लगाएंगे तो उसके जो हरबे उसके पास रह जाते हैं वो इंक्रीजिंगली मोर डेंजरस होते हैं. ये है ना वो एस्केलेशन, जो आपकी स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन हुई है ना, कि देखें मैंने आपने मुझसे बुरी बात की, मैंने आपको गाली दे दी, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने बंदूक निकाल ली, आपने बंदूका निकाल लिया, ये होती है ना एस्केलेशन. आई होप आप बंदूक नहीं निकालेंगे, वो नौबत ना. मकसद ये है कि जो एस्केलेशन होती है उसका डेंजर ये होता है कि हर मूव में आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो वर्स्ट केस में जाते हैं. अब ईरान के पास जो ऑप्शन है, डर ये है कि जो उनके ऑप्शन बेचारों के पास बच गए हैं, दे आर इंक्रीजिंगली मोर डेंजरस. रीजन में मिसाइल जाना, इसराइल पे जाना एक बात, रीजन में जाना दूसरी बात. उनमें से एक मिसाइल अगर इन किश्तियों को लग जाता है, या किसी और तरह, किसी कैंडलस्टिक तरीके से इनमें से, क्योंकि आप समंदर के बीच में ना, कोई जानी नुकसान हो जाता है अमेरिका पे, तो जो है उसका क्या होगा. उससे ज्यादा अगर आप वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लैंड माइंस, सी माइंस लगाना शुरू करते हैं, जिसकी एक हिस्ट्री भी, अगर दुनिया की तेल की आमदोरफ्त 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल गोज थ्रू देयर, उस पे असर पड़ जाता है. सो व्हाट इज क्या होगा, जो आप ये बात करें ना, और ये तो आप थ्रेट्स की बात करें डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का. थ्रेट से ज्यादा भी कभी कभी परसेप्शन ऑफ थ्रेट भी उससे ज्यादा खतरनाक हो जाया करता है. ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, और इससे मुतालिक कमिश्नर कराची की ये रिपोर्ट है, और इसके जो कुल सफ़ात हैं वो 21 हैं. इस रिपोर्ट को सिंध हुकूमत को पेश किया गया है, और रिपोर्ट में किसी फर्द या इदारे पर बराह रास्त जिम्मेदारी आयद नहीं की गई है. कमिश्नर कराची की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में रात 10:15 पर आग लगी. पहला फायर टेंडर 10:40 यानी 25 मिनट बाद मौके पर पहुंचा, जबकि 10:50 से 55 पर आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया गया था. इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक
आग गुल प्लाजा की फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी, जहां 11 साल बच्चे की जानिब से माचिस जलाने के बायस मसनूई फूलों ने आग पकड़ ली, जिससे पूरी इमारत लपेट में आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि आग लगने के 5 मिनट बाद चौकीदार ने बिजली मुनक़ता की, ताहम गैर महफूज बरकी निजाम आग की शिद्दत में इजाफे का सबब बना। वाक़े के वक्त ग्राउंड फ्लोर पर आग के बायस सीढ़ियों में धुआं भर गया, जिसके नतीजे में रास्ते बंद हो गए और मुतअद्दिद अफराद दुकानों में फंस गए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि फायर ब्रिगेड के पास मुनासिब आलात और हिफाजती गियर मौजूद नहीं थे, जिसके बायस आग पर बरवक्त काबू न पाया जा सका, जबकि शदीद आग के सबब दस्तयाब फायर फाइटिंग सामान भी मौसर साबित न हो सका। पानी की फराहमी में भी ताखीर हुई। फायर टेंडर के पहुंचने के बाद पहला बाउजर तकरीबन रात 11:53 यानी तकरीबन 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचा, जबकि मुसलसल पानी की फराहमी आधी रात के बाद मुमकिन हो सकी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मेज़नाइन फ्लोर पर फंसे अफराद को निकालने के लिए मेटल कटर दस्तयाब नहीं थे, जिसके बायस लोहे की जालियों को काटने में ताखीर हुई। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि फायर ऑडिट्स तो किए गए, ताहम इन पर अमल दरामद जांचने के लिए कोई मौसर फॉलोअप नहीं हुआ। सिविल डिफेंस और जिली इंतजामिया की रिपोर्ट्स फाइलों तक महदूद रहीं, जबकि इमारत में राहदारियों की वाज़ेह निशानदही भी नहीं की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मंजूरशुदा बिल्डिंग प्लान में हिफाजती और माहौलियाती असूलों को नजरअंदाज करते हुए तब्दीलियां की गईं। दुकानों की तादाद 1102 से बढ़ा के 1153 कर दी गई। सीढ़ियों की चौड़ाई नुमाया तौर पर कम की गई, जबकि इमारत के दाखिली दरवाजों की तादाद 18 से कम करके 13 कर दी गई। एक और तहकीकाती रिपोर्ट जो किसी टेबल पर जाकर रख दी जाएगी और उस पर अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि माजी के अंदर भी हमने ऐसा होता ही देखा है। लेकिन इसमें क्लियरली लिखा गया है कोताही कहां से शुरू हुई, किन किन एरियाज पे फोकस करना जरूरी है, किन किन चीजों को दुरुस्त करना जरूरी है, लेकिन क्या इस पे अमल दरामद होगा, क्या इस पे वो फॉलो अप होगा, इतने कोई हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।